हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। दोस्तों, आज हम चंबल नदी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो लाइव क्लास चल रही थी, उस दिन मैं पढ़ा रहा था, लेकिन आवाज़ के कारण वो क्लास पूरी नहीं हो पाई और इसीलिए हमने कहा था कि भाई इसको हम दोबारा से पढ़ाएंगे। तो आज हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। चंबल नदी को थोड़ा सा एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखना, दोबारा चंबल नदी के कोई डाउट आपके नहीं बनेंगे। चंबल नदी के पार्ट 1 और 2 दोनों बनाएंगे हम। आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में देखिए आप बहुत सारी सहायक नदियों का अलग बना लेंगे, भाई सहायक नदियों को अलग से पढ़ा देंगे। आज चंबल नदी के ऊपर बांध परियोजनाएं और चंबल नदी पर कहाँ पर बांध बने हैं, चंबल नदी के बारे में पूरी जानकारी लेना आज। देखो दोस्तों, चंबल नदी की अगर बात करें तो चंबल नदी का सबसे पहले देखेंगे उद्गम। चंबल नदी का जो उद्गम होता है ना, ये होता है कहाँ पर, महू जो जगह पड़ती है इंदौर के पास में, एमपी में एक जगह पड़ती है महू, और महू में एक पहाड़ी पड़ती जाना पाव की पहाड़ी। इसी जाना पाव की पहाड़ी से नदी निकलेगी। कौन सी? जाना पाव की पहाड़ी से नदी निकलेगी आपकी कौन सी? चंबल नदी। दोस्तों ध्यान देना, चंबल यहाँ से चलेगी और चंबल चल के जाएगी कहाँ पर? ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो यहाँ पर मंदसौर ज़िला पड़ता है और इसी मंदसौर ज़िले में चंबल नदी पर एक बांध बनेगा। चंबल नदी पर इसी मंदसौर में एक डैम बना है। इस डैम का नाम है गांधी सागर डैम। कौन सा है दोस्तों? गांधी सागर बांध या गांधी सागर डैम। समझ में आया क्या? सबसे पहले महू के जाना पाव पहाड़ी से नदी निकली। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी जाती है मंदसौर में, और मंदसौर पर इस पे बांध बना। कौन सा? गांधी सागर बांध। ठीक है। इसके बाद ये जाती है आगे, और आगे जाके यहाँ पर अब सीमा समाप्त हो जाएगी मध्य प्रदेश की। अब सीमा स्टार्ट हो जाएगी किसकी? राजस्थान की। यहाँ से सीमा राजस्थान की स्टार्ट होती है। और कहाँ से होती है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है 84गढ़, और इसी 84गढ़ से मध्य प्रदेश की सीमा होती है समाप्त और राजस्थान की सीमा होती है प्रारंभ। तो 84गढ़ से ये नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाने के बाद में ये नदी थोड़ा सा आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर पहुंच जाती है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर पहुंच जाती है? चित्तौड़गढ़ में पहुंच जाती है। और इसी चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर याद रखिएगा, इधर से एक नदी आती है, ये नदी आती है यहाँ पर, और इस नदी का नाम है बामनी नदी। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। राजस्थान जीके में तो बनते हैं, राजस्थान के अंदर तो बनते ही है, लेकिन ये एमपी के लिए भी आईएमपी है, क्योंकि एमपी से निकली हुई नदी है। तो भाई सब प्रश्न तो आएगा इससे भी, है ना। तो याद रखिएगा, बामनी नदी आके मिलती है, और जहाँ पर बामनी नदी मिलती है वहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण होता है। इस जलप्रपात का निर्माण है, ध्यान देना, ये जो जलप्रपात है ना, जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? चूलिया वाटरफॉल या चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात बामनी नदी के जहाँ पर मिलती है वहीं पर चूलिया जलप्रपात बनता है। चूलिया जलप्रपात की अगर बात करें हम ऊंचाई की, तो लगभग 18 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात है। प्रश्न आता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है, राजस्थान के एग्जाम में तो आते ही अक्सर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बड़ा मतलब ऊंचा, याद रखना ये ऊंचा है, ऊंचा। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। अच्छा, विश्व का कौन सा है? विश्व का है एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई, हाँ विश्व का भी पूछ सकता है आपसे, विश्व का याद रखना, विश्व का है एंजिल जलप्रपात, और एंजिल की ऊंचाई लगभग 979 है ना, 979 मीटर ऊंचा है। वेनेजुएला की सहायक नदी पर स्थित है ना, कांगो नदी बोलते हैं उसको। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर चूलिया जलप्रपात जो है वो 18 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का एंजिल है 979 मीटर। ठीक, आगे बात करते हैं। इसी चित्तौड़गढ़ में आगे चलकर यहाँ पर एक बांध बनाया गया, ये बांध बना यहाँ पर। इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर पर पहला बांध कौन सा? गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। ये तो मध्य प्रदेश में है।
दूसरा बांध बनेगा आप कहाँ पर, ये बांध नहीं, ये क्या है, जलप्रपात है। राणा प्रताप सागर बांध जो है ना, ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर है। इसके बाद में ये नदी आगे बढ़ती है और नदी पहुँच जाती कहाँ पर, आगे पहुँच जाती तो इधर पड़ता आपका बूंदी जिला है, नीचे पड़ता कोटा जिला। अब बूंदी और कोटा की सीमा बनाती हुई नदी आगे बढ़ती है, तो कोटा में यहाँ पर बूंदी थोड़ा आगे आएगी, अभी कोटा चलने दो। यहाँ कोटा में एक बांध बना इसके ऊपर, इस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, ध्यान रखना 3 बांध अभी तक बताए मैंने। पहला बांध गांधी सागर बांध एमपी में पड़ता है, दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध है जो कि चित्तौड़गढ़ में ही है, और तीसरा बांध कोटा में है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। अब कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई नदी आगे बढ़ती है, इधर आपका बूंदी आ जाएगा, नीचे आपका कोटा है। कहते हैं कि जवाहर सागर बांध जो है ना, ये कोटा और बूंदी दोनों जिलों को छूता है, यानी कि एक ही बांध 2 जिलों को छूता है। आधा पानी इसका बूंदी तरफ और इधर का कोटा साइड से। तो याद रखिएगा जवाहर सागर बांध है ना, बूंदी और कोटा जिले दोनों जिलों को छूता है। बूंदी जिला है राजस्थान का। आगे बात करते हैं दोस्तों, ध्यान देना, एमपी वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिए भी काम का है, तो राजस्थान के बच्चे भी इसको अच्छे से पढ़े आप लोग। ध्यान देना, अब नदी जाएगी आगे। इसी कोटा में एक डैम और बना है यहाँ पर, इस डैम का नाम है कोटा बैराज। कोटा बैराज क्लियर सभी का। 4 बांध है दोस्तों, 4 बांध है, समझ में आया होगा आपको। एक बार और देखो आराम से। मध्य प्रदेश के महू पड़ता है इंदौर में, और इंदौर के महू के जाना पाव पहाड़ी से नदी निकलेगी, कौन सी, चंबल नदी। और चंबल नदी जाएगी आगे मंदसौर के अंदर। इस पर एक बांध बना जिसका नाम है क्या, गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध जो है ना, याद रखना ये एमपी के अंदर स्थित है। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है चौरासीगढ़, ये चौरागढ़ हो गया यहाँ पर, इसको चौरासीगढ़ कर लेना आप लोग, चौरासीगढ़। इसी चौरासीगढ़ से ये नदी आगे प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में इधर से बामनी नदी आके मिलती है कहाँ पर, चित्तौड़ में। और यहीं पर एक गांव पड़ता है चूलिया, और चूलिया में बना है कौन सा प्रपात, चूलिया जलप्रपात। क्लियर सभी का, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है दोस्तों। 18 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी को माना जाता है। इसके बाद नदी जाती है आगे, राणा प्रताप सागर बांध बना है, ये भी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इसके बाद बूंदी और कोटा से होती हुई नदी गुजरती है। कोटा में एक बांध बना है कौन सा, जवाहर सागर बांध, और कोटा में ही एक और बना है कौन सा, कोटा बैराज बांध। यहाँ तक की कहानी क्लियर सभी की। अब आगे बढ़े, अब ध्यान देना आगे। यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और नदी पहुँच जाती कहाँ पर, आगे, और यहाँ पर आएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से नदी आगे बढ़ेगी, सवाई माधोपुर से जाएगी करौली, करौली से जाएगी धौलपुर, और धौलपुर से जाएगी कहाँ पर, एमपी में। अब वापस एमपी में आ जाती है, एमपी में श्योपुर में जाती है, श्योपुर मुरैना से होती हुई चली जाती कहाँ पर, इटावा में, और इटावा मिल जाती किसमें, यमुना। इटावा में जाकर मिल जाती किसमें, यमुना में जाकर मिल जाती है। राजस्थान के लगभग 6 जिलों से नदी बहती है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और टोटल इसकी लंबाई अगर बात करें ना, ऐसा बताते हैं कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 100 किलोमीटर में जिसके ऊपर इतने सारे बांध बनाए गए हो। भाई 100 किलोमीटर अगर बात करें हम, वहाँ से कोटा से लेकर यहाँ तक की अगर दूरी देखें ना हम लोग, कोटा से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर देखें ना, तो लगभग 100 किलोमीटर की समथिंग आती है। तो 100 किलोमीटर के समथिंग में यहाँ से देखें हम लोग, तो यहाँ से लेकर कोटा तक की जो दूरी 100 आती है, तो लगभग ये मान के चलिए 100 किलोमीटर में इतने बांध बने हैं। विश्व की किसी नदी पर बड़े बड़े डैम इतने नहीं बने हैं जितना कि चंबल पे बने हैं। अब थोड़ी सी जानकारी याद रखना, अब जो डैम बने ना, कहते हैं कि ये जो परियोजना है ना, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 1954 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश की सबसे पहली और प्राचीन परियोजना है कौन सी, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना सन 1954 में स्थापित हुई थी।
ये योजना एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। एक इसका मतलब ये हुआ कि 50-50 इसका मतलब ये हुआ कि आधा भाग राजस्थान का और आधा भाग एमपी का। क्लियर सभी का। अब ध्यान देना, ये परियोजना टोटल 3 चरणों में हुई थी भाई। 3 चरण, अलग अलग चरण में अलग अलग बांध बने। उदाहरण के तौर पे कैसे बने अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जो पहला चरण आया था ना चंबल नदी घाटी का, पहला चरण में 2 बांध बने थे, इधर से पहला उधर से पहला, ऐसे याद रखना है भाई। 3 चरणों में परियोजना चली। तो पहला चरण में एक तो ये बांध बना, पहला चरण लिख लो यहाँ पर। और दूसरा चरण, पहले इधर से दूसरा, तो याद इधर से पहला चरण। इसके बाद में ये बना आपका दूसरा चरण में और ये बना आपका तीसरा चरण में। ठीक है ना। तो 3 चरण में ये बांध बने हैं। इधर से याद रखना जाना मतलब अपना गांधी सागर पहले चरण में और उधर से भी पहले चरण में। तो उधर से पहला, इधर से पहला। ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना। बाकी ये दूसरा है और ये तीसरा है, कोई समस्या नहीं है। तो याद रखिएगा 3 चरण में ये परियोजना चली थी और राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। 50-50 का अनुपात रहता है इनके बीच में। आप ध्यान देना, इस नदी की टोटल लंबाई, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई तो इसकी 965 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 965 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राजस्थान के अंदर कितनी बहती है, तो लगभग 135 के समथिंग ये राजस्थान में बहती है। लगभग 135 किलोमीटर के समथिंग ये राजस्थान में बहती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और राजस्थान के लगभग 6 जिलों में ये बहती है। कितने जिलों में? राजस्थान के 6 जिलों में ये नदी बहती है। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। राजस्थान में वैसे आपकी जो जैसे बनास नदी है वो भी 6 जिलों में बहती है। राजस्थान की लूणी नदी वो भी लगभग 6 जिलों में बहती है और ये भी आपकी 6 जिलों में बहती है राजस्थान के अंदर। अब आगे ध्यान देते हैं दोस्तों, आगे ध्यान देना। अब हम देखते हैं कि बांध के माध्यम से कितनी परियोजनाएं, कौन कौन सी परियोजना और कितने मेगावाट की बिजली यहाँ से बनती है। सबसे पहला जो बांध हमारा है वो कौन सा है? गांधी सागर बांध है। और गांधी सागर जो बांध है ना, इस गांधी सागर बांध में ध्यान देना आप लोग, ये कब बना और इसके बारे में तो आप सभी को पता है कि 1954 से लेकर 60 के दशक में 60 तक इस बांध का निर्माण हुआ। 60 में लगभग ये कंप्लीट हुआ था। और ये जो बांध बना था ना, वो वाला बना था, इसके साथ में वो वाला बना था कोटा। और ये वाला बना आपका कौन सा? ये चला है था लगभग 60 से 70 के बीच तक। और ये चला था 65 से 72 के बीच में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। वैसे इतना ज़्यादा तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना। जगह कम है हमारे पास। देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है ना ये बांध, ये यहाँ से कितनी मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। तो ध्यान देना, यहाँ रट्टाबाजी नहीं करना है। आप लोग रट लेते हैं, इसका मेगावाट भी रट देते हैं। तो कैसे बना है मेगावाट, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पर 23 की यूनिट लगी है और यूनिट लगी है कितनी? 5। तो 23 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 3 15 का आया 5, हासिल आया 1, 5 2 10 और 1 11। इसका मतलब 115 मेगावाट की यहाँ से क्या होती है? बिजली उत्पन्न होती है। समझ में आया क्या? नहीं आया? कोई बात नहीं। अरे 23 यूनिट की 23 की 5 यूनिट लगी है भाई। 23 की 1 यूनिट यहाँ, एक यहाँ देखो ना। यहाँ जैसे मान लो 23 की यूनिट लगी है, तो 23 की 5 यूनिट लगी है। तो 5 का गुणा 23 में कर दो तो टोटल मेगावाट निकल के आ जाएगा। तो 5 3 15 ये निकल, आप गुणा करोगे तो हो जाएगा आराम से। देखो 5 3 15 का 5 हासिल आया 1, 5 2 10 1 11 115। हाँ, ऐसे यहाँ पर ध्यान देना, ये राणा प्रताप सागर बांध है। और राणा प्रताप सागर जो बांध है ना, इस पर क्या है, इस पर ध्यान देना आप लोग। इस पर जो लगी हुई है यूनिट्स, वो लगी हुई है लगभग 43 की। और 43 की लगभग यहाँ पर 4 यूनिट लगी है। तो 4 3 12 का 2 हासिल आया 1, 4 चुको 16 1 17, 172 मेगावाट की बिजली यहाँ से उत्पन्न होती है। राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर 43 की 4 यूनिट लगी है भाई। 4 3 12 का 2 हासिल आया 1, 4 चुको 16 1 17, यानी कि 172 मेगावाट की बिजली यहाँ से उत्पन्न होती है। इसके बाद में अगला बांध हमारा कौन सा? जवाहर सागर बांध है। ध्यान देना दोस्तों, जवाहर सागर बांध से भी बिजली बनती है और यहाँ पर भी कुछ यूनिट्स लगी हुई है। यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि जवाहर सागर जो बांध है ना,
इस पर ज़्यादा यूनिट्स नहीं लगी, यहाँ पर 3 ही यूनिट लगी है बस। और 3 यूनिट लगी है तो 3 यूनिट लगी है 33 की, यानी कि 1 यूनिट 33 की है। तो 33 इंटू 3 करो, 33 इंटू 3, तो 3 3 9, 3 3 9, लगभग 99 मेगावाट की बिजली यहाँ से भी उत्पन्न होती है। ये आपको याद रखना है, याद रखिए आप लोग। कोटा बैराज से बिजली नहीं बनती है, कोटा बैराज सिंचाई के लिए है, याद रखना। कोई समस्या हो जाएगा क्या? यहाँ से सिंचाई में काम आता पानी ज़्यादातर, याद रखना आप लोग। कोई समस्या दोस्तों यहाँ तक हो जाएगा? वैसे तो याद कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक बार और देखो आप। अब बाकी इनके बारे में बहुत सारा वर्णन मिलता है, कालिदास जी ने भी मेघदूत में इनका वर्णन किया है। उसके बाद में इसका जो नाम पड़ा है ना, वो पड़ा है चरणावती, चर्मणवती, चर्मणवती, और चर्मणवती से हो गया इसका चर्मावती, और चर्मावती से हो गया धर्मावती। तो चर्मावती, धर्मावती, ये सब इसी के नाम है, याद रखना आप लोग, है ना। और कहते हैं कि इसका जो निर्माण करवाया था वो राजा रतिदेव करके एक राजा हुआ करता था, उनमें करवाया था, और खून की गंगा बहती। तो वो सारी जानकारी तो आपको मिल जाएगी, गायों के खून से ये नदी ऐसा बताते हैं। तो वैसे तो ठीक है, अब किताबें लेखक अपने अपने हिसाब से कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इतना याद रखना है, चर्मावती इसका नाम है। और डाकू देखो ये क्या करती है, सबसे ज़्यादा अपर्दन करती है मुरैना के अंदर, मुरैना और श्योपुर में सर्वाधिक क्या करती है, अपर्दन करती है, यानी कि सर्वाधिक बीहड़ बनाती है। तो याद रखिएगा, जब बीहड़ बनाएगी तो गड्ढे तो पड़ेंगे, तो सर्वाधिक गड्ढों का निर्माण करती है मुरैना और श्योपुर के अंदर। और याद रखना, इसीलिए यहाँ पर डाकू जो लोग रहते हैं वो छुप जाते हैं इसमें। तो डाकुओं की शरणास्थली भी इसी नदी को कहा जाता है। कहाँ पर? मुरैना श्योपुर में सर्वाधिक ये अपर्दन करती है, इसलिए गड्ढे बन जाते हैं, और गड्ढे बन जाते हैं तो डाकू वहाँ पर आ जाते हैं, और डाकू जब आ जाते हैं तो डाकू वहाँ छुप जाते हैं, और छुप जाते हैं तो शरणस्थली हो जाती है। तो याद रखिए, थोड़ी सी ये बात भी आपको याद रखना है। कोई समस्या दोस्तों यहाँ तक अगर आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए, आप कर दीजिए। कोई समस्या हो तो बताओ, जल्दी बताओ, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बहुत बढ़िया, और बताओ ज़रा। इटावा मिलती है, यमुना इटावा में, है ना, यहाँ पर ध्यान देना, इटावा मिल जाती है। हाँ, यूपी के इटावा मिलती है। और बताओ, और कोई समस्या और तो नहीं है ना? अरे नदिया में बाद में पढ़ा दूंगा, नदिया का अलग अलग पढ़ा देंगे नदियों को। इसमें बताओ आपको कोई टॉपिक में इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, हो जाएगा दोस्तों। एक बार और देखना आप लोग। देखो, सबसे पहले जाना पाओ पहाड़ी से निकली, मऊ से निकली, निकलने के बाद एमपी में हुई, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद कहाँ, एमपी में गांधी सागर बांध बना। एमपी में कब बना? 1954 से लेकर 60 के मध्य में बना। फिर इसमें 23 की 5 यूनिट लगी है, तो 23 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 115 मेगावाट। फिर उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में एक नदी आके मिलती है, बामनी नदी, और जहाँ बामनी नदी मिलती है वहाँ पर गाँव पड़ता चुलिया। इसी चुलिया में तो बैठ हुई थी वो उन राजाओं के बीच में, हाँ वही है। और चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर एक और बांध बना है, राणा प्रताप सागर बांध, 43 की 4 यूनिट लगी है, लगभग 172 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। इसके बाद में ऊपर कोटा, नीचे कोटा, ऊपर बूंदी, कोटा बूंदी के बीच से ये नदी गुजरती है। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक डैम बना है, जवाहर सागर बांध, इसका पानी बूंदी तक को टच करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बूंदी और अपने कोटा दोनों को टच करती है। इसके बाद में याद रखना, इसमें 33 की कितनी यूनिट लगी है? 3 यूनिट। तो 33 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 99। 99 मेगावाट की बिजली यहाँ उत्पन्न होती है। कोटा बैराज सिंचाई के लिए काम आता है। उसके बाद में सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से श्योपुर, श्योपुर से मुरैना, और मुरैना से नदी चली जाती कहाँ पर? यूपी के अंदर, और यूपी में इटावा में, यमुना में जाकर मिल जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब इसकी सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध है, पार्वती है, ये सारी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे हम, बनास वगैरह जो भी है, ये सारी सहायक नदियाँ इसकी बताऊँगा। और सहायक नदियों में तो आप कन्फ्यूज ही हो जाओगे, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा और मैप से पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि वो भी टॉपिक सरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखना आप 1-2 बार, और कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। और ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हो जाता है, लेट लेती चलता है, थोड़ा बहुत हो जाता है ना, व्यस्तता रहती है, क्लास वगैरह ऑफलाइन में भी टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। थोड़ा सा सपोर्ट अगर आपका रहेगा तो फिर हम वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा इसको अगर पसंद वगैरह आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, राम राम।